कहानी शुरू होती है हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट से, आस्था और यूनो, जिन्हें बचपन में ही दूर के हेज विलेज में छोड़ दिया गया था। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई मैजिक यूज कर सकता है। यूनो बचपन से ही जबरदस्त मैजिकल एबिलिटी के साथ बड़ा होता है, जबकि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दोपहर आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो हमेशा की तरह मना कर देती है। यूनो भी उसे याद दिलाता है कि एक नन होने के नाते लिली शादी नहीं कर सकती। चर्च के बच्चे यूनो के बड़े फैन हैं उसकी मैजिकल पावर्स की वजह से, लेकिन आस्था की कमी की वजह से उसे इग्नोर करते हैं। इसी तरह फादर ऑर्सी भी आस्था को डिसमिस कर देता है जब वो ओवर रिएक्ट करता है, और लिली कहती है कि कभी ये दोनों इंसेपरेबल हुआ करते थे। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद से यूनो बहुत कोल्ड और डिस्टेंट हो गया। आस्था, जो कि बार बार ह्यूमिलिएशन फेस करता है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, वो हार नहीं मानता और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हुए पास के जंगल में दिल लगा के ट्रेनिंग करता है। वो कसम खाता है कि वो अगला विजर्ड किंग बनेगा। अगले दिन यूनो और उसके साथ के कुछ बच्चे अपनी टाउन के ग्रिमॉर टावर जाते हैं, जहां हर साल उनके एज के लोगों को अपना ग्रिमॉर मिलता है, जो उन्हें मैजिक यूज करने की एबिलिटी देता है। आस्था को उम्मीद होती है कि शायद उसे भी ग्रिमॉर मिल जाएगा। एक एक करके सबको ग्रिमॉर मिलता है और अटेंशन तब बढ़ जाता है जब यूनो को वो लेजेंडरी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमॉर मिलता है, जिसे फर्स्ट विजर्ड किंग ने यूज किया था और जो लक लाने के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आस्था को कोई ग्रिमॉर नहीं मिलता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी आस्था हार नहीं मानता और ज्यादा मेहनत करने की कसम खाता है कि वो जल्दी यूनो को टक्कर देगा। उसी शाम यूनो का सामना 2 नोबल्स से होता है जो उससे जलते हैं क्योंकि वो उन्हें ओवरशैडो कर चुका है, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यूनो उनकी मैजिक अटैक्स को आसानी से अपनी विंड मैजिक से रोक देता है। तभी अचानक एक आदमी आता है जो खुद को रिची द चेन मैजिशियन कहता है और अपनी जंजीरों से सबको बांध देता है। वो यूनो का ग्रिमॉर चुरा लेता है क्योंकि 4 लीफ क्लोवर ग्रिमॉर्स ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। आस्था वहां यूनो को बचाने आता है, लेकिन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बावजूद वो रिची की चेन्स का सामना नहीं कर पाता और खुद भी पकड़ा जाता है। रिची आस्था का खूब मजाक उड़ाता है और ओपनली कहता है कि उसमें बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, जो सुनकर आस्था काफी डिसहार्टन हो जाता है। लेकिन ठीक जब आस्था पूरी तरह हार मानने वाला होता है, यूनो बोल उठता है कि आस्था उसका सबसे बड़ा राइवल है। यह सुनकर आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और तभी अचानक उसके सामने एक ब्लैक ग्रिमॉर आता है जिसमें 5 लीफ क्लोवर का निशान होता है, जहां 3 लीफ क्लोवर का मतलब होता है फेथ, होप और लव, और 4 लीफ का मतलब होता है फॉर्चून। वहीं 5 लीफ क्लोवर के अंदर एक डीमन रहता है। उस ब्लैक ग्रिमॉर से एक ब्लैक ब्लेड निकलती है। 10 साल पहले आस्था और यूनो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। भले ही आज भी आस्था वैसा ही है, यूनो तब एक बहुत बड़ा रोने वाला बच्चा था। एक चीज जो दोनों में कॉमन थी वो थी विजर्ड किंग बनने की चाहत, जिसके बारे में वो सिस्टर लिली से कहानियों में सुनते थे। बचपन से ही आस्था ने सोचा था कि वो विजर्ड किंग बनेगा ताकि चर्च के लिए पैसे जुटा सके। वो हमेशा कोशिश करता है कि दूसरों के काम आ सके ताकि वो इस टाइटल के लायक बन सके। जब उसे कोई काम नहीं मिलता तो उसके पापा उसे एक इंपॉर्टेंट लेटर पास वाले टाउन में पहुंचाने का काम देते हैं, जो आस्था को चिढ़ाता है। लेकिन जब यूनो लेटर डिलीवर करता है, उसे एक ड्रंक आदमी मारता है और उसका पेंडेंट चुरा लेता है। यूनो रोने लगता है, लेकिन आस्था आता है और उस बड़े आदमी पर लगातार हमला करता है। उसकी परसिस्टेंस देखकर वो डर जाता है और भाग जाता है, और यूनो कहता है कि आस्था हमेशा इम्पॉसिबल कर देता है। वापस प्रेजेंट में यूनो देखता है कि आस्था की ब्लैक ब्लेड रिचीज चेन्स को नलिफाई कर रही है, जिससे रिची शॉक्ड हो जाता है। आस्था फिर डिक्लेयर करता है कि वो विजर्ड किंग बनेगा बिना किसी मैजिक के। वो रिची को हरा देता है और एक्साइटेड होकर यूनो को अपना ग्रिमॉर दिखाता है। उन्हें उनके बचपन का वो वादा याद आता है। यूनो फिर से आस्था को अपना राइवल कहता है और दोनों ये साबित करने की ठानते हैं कि कोई भी विजर्ड किंग बन सकता है, चाहे वो किसी पिछड़े गांव का अनाथ ही क्यों ना हो। जैसे ही सूरज ढलता है, दोनों एक दूसरे से मुक्का बम्प करते हैं और उनकी राइवलरी की शुरुआत होती है। फिर हमें पता चलता है कि सदियों पहले एक बहुत बड़ा ईविल, जिसने दुनिया को तबाह करने की धमकी दी थी,
उसे एक महान मेच ने हराया था जिसे अब फर्स्ट विजर्ड किंग के नाम से जाना जाता है। ये टाइटल पीढ़ी दर पीढ़ी पास किया गया और मैजिक नाइट्स ने शांति बनाए रखने में मदद की। मैजिक नाइट्स 9 स्क्वाड्स में बंटे हुए हैं और एक मैजिक नाइट या विजर्ड किंग बनना सभी का सपना होता है। रिची की इंसिडेंट के बाद आस्था और यूनो दोनों अपकमिंग मैजिक नाइट्स एग्जाम के लिए जोर शोर से तैयारी करने लगते हैं ताकि वो किसी एक स्क्वाड में शामिल हो सकें। हालांकि फादर ऑर्सी आस्था को पार्टिसिपेट करने से मना करता है, लेकिन ग्रिमवार टावर का विजर्ड रीजन देता है कि उसके लिए जाना ठीक है और सिस्टर लिली भी सहमत हो जाती है। अगले दिन आस्था के साथ ऑर्फनेज का एक बच्चा नैश जाता है जो कहता है कि उसका विजर्ड किंग बनने का सपना बेकार है, क्योंकि उसके शब्दों में हम जैसे गरीब अनाथ सपने नहीं देख सकते। लेकिन आस्था उसके पेसिमिज्म से परेशान नहीं होता और कहता है कि अगर हार न मानो तो कुछ भी किया जा सकता है। वो अपनी तलवार से एक जायंट बोल्डर को तोड़कर ये बात साबित भी कर देता है। ऑर्फनेज छोड़ने से एक रात पहले वहां एक बड़ा पोटैटो थीम्ड फीस्ट होता है ताकि उन्हें विदा किया जा सके। फादर ऑर्सी मजाक करता है कि वो जल्द ही फिर आस्था को देखेगा, जिससे वो इरिटेट हो जाता है। दोनों अगली सुबह जल्दी निकल जाते हैं और नैश कहता है कि वो भी एक दिन मैजिक नाइट बनेगा। अच्छा। सिस्टर लिली बहुत इमोशनल हो जाती है जब वो अपने 2 प्यारे परिवार वालों को जाते हुए देखती है। फिर दोनों क्लोवर किंगडम की राजधानी के लिए एक लंबा और कठिन सफर शुरू करते हैं, अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सरवाइव करते हुए और रास्ते में दौड़ लगाते हुए। कई दिनों बाद वे वहां पहुंचते हैं, मैजिक नाइट एग्जाम देने और विजर्ड किंग बनने की अपनी पहली स्टेप्स लेने के लिए तैयार। आस्था और यूनो कीका के कासल टाउन में घुसते हैं और मैजिक नाइट्स एग्जामिनेशन साइट की तरफ बढ़ते हैं। यूनो अपनी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवार के कारण अटेंशन अट्रैक्ट करता है, जबकि आस्था अपनी लाउडनेस से अटेंशन ग्रैब करता है, जिससे यूनो को इरिटेशन होती है। वहां पर एग्जामिनीज पर एंटी बर्ड्स हमला करते हैं जो उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनमें वीक मैजिकल एनर्जी होती है, जबकि यूनो के पास बस एक फेदर आती है। आस्था को पूरी की पूरी बर्ड फ्लॉक घेर लेती है, जिससे सब लोग हंस पड़ते हैं। आस्था भागते हुए सीधा टकरा जाता है यामी से, जो ब्लैक बुल्स नाइट स्क्वाड का कैप्टन है। ये स्क्वाड अपने कोलैटरल डैमेज और सबसे वर्स्ट स्क्वाड माने जाने की रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। यामी आस्था को ओल्ड कहने पर उसे मारने की धमकी देता है, जिससे एक और एग्जामिनी सेक बहुत अम्यूज होता है और खुद को आस्था से इंट्रोड्यूस करता है। तभी फायरवर्क्स सिग्नल देते हैं कि सेरेमनी शुरू हो चुकी है और मैजिक नाइट स्क्वाड्स के अलग अलग कैप्टन्स अरीना में प्रवेश करते हैं। सेक आस्था को एक एक करके कैप्टन्स के बारे में बताता है। गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम को सबसे ताकतवर माना जाता है और वो विजर्ड किंग बनने के सबसे करीब माने जाते हैं। यामी भी स्टाइलिश तरीके से देर से पहुंचता है। विलियम एग्जाम शुरू करता है और सभी एग्जामिनीज को एक वुडन ब्रूमस्टिक देता है, लेकिन आस्था के पास कोई मैजिकल एबिलिटी नहीं होने के कारण वो उसे उड़ाने में फेल हो जाता है। वैसे ही बाकी टेस्ट्स में भी उसे बार बार फेल होना पड़ता है, क्योंकि उन सभी में मैजिक कंट्रोल की जरूरत होती है। आखिर में जब फाइनल टेस्ट अनाउंस होती है तो वो कॉम्बैट राउंड होती है और सेक खुद आस्था से लड़ने के लिए वॉलंटियर करता है, उसे इजी टारगेट समझकर। आस्था उसे गुड मैच विश करता है, लेकिन सेक अपना असली रंग दिखाता है और आस्था को डर्टी पेजेंट कहकर इंसल्ट करता है, जिससे आस्था को गुस्सा आता है। सेक खुद को एक मैजिकल बैरियर से कवर करता है ताकि बाहर के अटैक से बच सके और साथ ही साथ मैजिक बोल्ट्स की बैराज चलाता है। वो खुद की स्पेल को एक परफेक्ट अटैक और डिफेंस बताता है। फाइट शुरू होती है और आस्था एक ही जोरदार डैश में सेक के बैरियर को अपनी ब्लैक ब्लेड से चीरकर उसे हरा देता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आस्था हार जाएगा। क्यों हिला डाला ना? जैसे ही आस्था अनकॉन्शियस सेक के ऊपर खड़ा होता है, वो डिक्लेयर करता है कि वो यहां खेलने नहीं बल्कि अगला विजर्ड किंग बनने आया है। फाइट स्मूथली चलती है जब तक कि यूनो को सलीम नाम का नोबल चैलेंज नहीं करता, जो उसे एक नीच पेजेंट समझता है। लेकिन अपने सबसे ताकतवर अटैक के बावजूद सालिम हार जाता है, क्योंकि यूनो अपनी विंड मैजिक से उसे आसानी से हरा देता है। इसके बाद एग्जामिनीज को एक एक करके बुलाया जाता है और कैप्टन्स अपने हाथ उठाते हैं अगर वो किसी को अपनी स्क्वाड में लेना चाहते हैं।
एग्जामिनी फिर उन्हीं कैप्टन्स में से किसी को चुन सकता है, लेकिन अगर कोई कैप्टन हाथ नहीं उठाता तो वो एग्जामिनी फेल माना जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस काफी स्ट्रिक्ट होता है और कुछ ही लोगों को ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन जैसे ही यूनो की बारी आती है हर एक कैप्टन अपना हाथ उठा देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ नोबल्स ही गोल्डन डॉन और सिल्वर ईगल्स जैसे स्क्वाड्स में जा सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए यूनो गोल्डन डॉन को चुनता है। अब आस्था की बारी होती है, लेकिन उसके डर के अनुसार कोई भी कैप्टन अपना हाथ नहीं उठाता। आस्था का दिल टूट जाता है और लोग उसे चिढ़ाते हैं कि वो सिलेक्शन एरिया से चला जाए। तभी यामी सामने आता है और आस्था से कहता है कि यही हकीकत है जब तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं होती। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब भी विज़र्ड किंग बनने की सोचता है, और जब आस्था अपने गोल को अफर्म करता है तो यामी इम्प्रेस्ड होकर उसे ब्लैक बुल्स ज्वाइन करने का इनवाइट देता है और कहता है कि शायद एक दिन वो विज़र्ड किंग बन भी जाए। आस्था और यूनो मिलते हैं और अलविदा कहते हैं, क्योंकि अब उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। यामी आस्था को पकड़कर उसे फिनरल के बनाए गए पोर्टल में फेंक देता है, जो उसे ब्लैक बुल्स के बेस में ले जाता है, जहां वो उसे किंगडम के सबसे वर्स्ट मैजिक स्क्वाड में वेलकम करता है। आस्था ब्लैक बुल्स के बेस में पहुंचकर वहां का पूरा केओटिक सीन देखता है, जहां सब कुछ टूटा फूटा हो रहा है। यामी स्क्वाड को बेस डिस्ट्रॉय करना बंद करने को कहता है, लेकिन खुद ही एक दीवार तोड़ देता है। फिर वो एस्टा को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और फिनरल उसके साथ स्क्वाड के मेंबर्स से एक एक करके मिलवाता है। इंट्रोडक्शंस के बाद मैग्ना, जो आस्था की एबिलिटीज को लेकर स्केप्टिकल होता है, उसे एक ट्रायल देता है ये देखने के लिए कि क्या वो ब्लैक बुल्स की रोब पहनने के लायक है या नहीं। फॉर्चुनेटली सारे ट्रायल्स उसके फिजिकल एबिलिटीज पर बेस्ड होते हैं, जिन्हें वो आसानी से पास कर लेता है। लेकिन फाइनल ट्रायल में मैग्ना आस्था को चैलेंज करता है कि वो उसकी फायर मैजिक को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करे, तभी वो उसे ब्लैक बुल मानेगा। आस्था अपना ब्लैक ब्लेड निकालता है, जिससे बाकी मेंबर्स भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैग्ना एक बड़ा फायरबॉल लॉन्च करता है, लेकिन आस्था उसे नैरोली डिफ्लेक्ट करके वापस मैग्ना की तरफ भेज देता है। आस्था डर जाता है कि कहीं उसने अपने ही टीममेट को मार न दिया हो, लेकिन उसे राहत मिलती है जब मैग्ना बिना किसी नुकसान के बाहर आता है। मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? क्योंकि उसने लास्ट सेकंड पर अपनी मैजिक नलिफाई कर दी थी। वो आस्था की तारीफ करता है कि उसने उसकी मैजिक वापस उसी पर भेज दी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आस्था के पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है, तो वो और भी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है और उसे एक ट्रू मैन कहता है। बाकी ब्लैक बुल्स भी उसे बधाई देते हैं और उसे प्रॉमिस के साथ उसका ब्लैक बुल्स का क्लोक देते हैं, जिसे वो गर्व से पहनता है। अब उसकी मेंबरशिप ऑफिशियल हो जाती है और स्क्वाड उसे गर्मजोशी से वेलकम करती है। ग्रुप सेलिब्रेशन करते हुए एक लड़की जो ब्लैक बुल्स की नई रिक्रूट है, आस्था को उसका कमरा दिखाया जाता है, जो कि शैबी और टूटा फूटा होता है, लेकिन वो खुश होता है कि पहली बार उसे खुद का एक कमरा मिला है। मैग्ना उसे याद दिलाता है कि वो अपने घर वालों को एक लेटर लिखना ना भूले। दूसरी तरफ यूनो को गोल्डन डॉन में उसका बहुत ही लग्जरियस कमरा दिखाया जाता है, लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर क्लाउस उसे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, क्योंकि यूनो नोबल नहीं है। हेज में ऑर्फनेज वाले आस्था और यूनो के मैजिक नाइट्स बनने की खबर पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ओरसी पूरे गांव में ये खुशखबरी फैलाता है और लिली चुपचाप दोनों के लिए गुड लक विश करती है। अगले दिन मैग्ना आस्था को ब्लैक बुल्स बेस का ग्रैंड टूर देता है। तभी उनकी मुलाकात नोएल से होती है, जो एक रॉयल फैमिली की मेंबर है और आस्था की फेलो रिक्रूट भी है। आस्था में कोई मैजिक ना सेंसिंग करते हुए वो उसे कीड़ा कहकर डिसमिस कर देती है। अपने और आस्था के बीच पावर का फर्क दिखाने के लिए वो उस पर एक वाटर ऑर्ब फेंकती है, लेकिन ऑर्ब घूमकर मैग्ना को लग जाती है। गुस्से में नोएल अपनी ब्लैक बुल्स की क्लोक फेंक देती है और कहती है कि ये किंगडम की सबसे वर्स्ट स्क्वाड है, और वहां से चली जाती है। बाद में आस्था उसे जंगल में अपने वाटर मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसे नोएल की प्रॉब्लम समझ में आती है। उसमें जबरदस्त मैजिकल पावर है, लेकिन उसके स्पेल्स कभी भी सही टारगेट पर नहीं लगते। नोएल आस्था को देखकर शर्मिंदा हो जाती है और उसे उड़ाने के लिए मैजिक यूज करती है, लेकिन उसका स्पेल अनकंट्रोलेबल हो जाता है
और वो एक पानी के वॉर्टेक्स में फंस जाती है। आस्ता ही अकेला होता है जो उसे सेफली बाहर निकाल सकता है। तो यामी उसे उस वॉर्टेक्स की तरफ फेंकता है और आस्टा अपनी ब्लैक ब्लेड से उसे नलिफाई कर देता है। नोएल डरती है कि सब फिर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आस्टा उसकी मैजिकल एबिलिटीज की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो इनविंसिबल बन सकती है। बाकी ब्लैक बुल्स भी उसे दिलासा देते हैं कि मैजिक कंट्रोल ना होना कोई बड़ी बात नहीं है और स्क्वाड में हर किसी में कुछ न कुछ फ्लॉज होते हैं। नोएल आस्था का हाथ थाम लेती है और समझती है कि यही वो स्क्वाड है जो उसे जैसी है वैसे ही एक्सेप्ट करता है। आस्था सुबह जल्दी उठकर बेस के चारों ओर डेली चोर्स करता है और रियलाइज करता है कि ऑर्फनेज में जैसा काम करता था यहां भी वैसा ही है। ब्रेकफास्ट के दौरान वो बाकी मेंबर्स से पूछता है कि मैजिक नाइट होना असल में मतलब क्या होता है, लेकिन हर कोई अपने अपने सेल्फिश जवाब देता है, जिससे नोएल परेशान हो जाती है और सोचती है कि क्या वो वाकई ब्लैक बुल्स में फिट बैठती है। तभी यामी कैफेटेरिया में आता है और मैग्ना को एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर साथ चलने के लिए बुलाता है। आस्था जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन मैग्ना कहता है कि बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मिशन असल में कुछ और नहीं बल्कि सॉसी विलेज के मेयर सेही के साथ पोकर का गेम होता है। रॉयल फ्लश से सब कुछ हार जाने के बाद वो वापस लौटते हैं और आस्टाव नोएल को बताते हैं कि अब उन्हें पनिशमेंट के रूप में सॉसी विलेज में वाइल्ड बोर्ड से निपटना होगा। आस्था पॉइंट करता है कि ये मिशन तो यामी ने हारा है, फिर उन्हें क्यों भेजा जा रहा है, लेकिन यामी उन्हें जान से मारने की धमकी देता है अगर वो नहीं गए। नोएल चिंतित होती है कि वो अपनी मैजिक कंट्रोल ना होने की वजह से मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन मैग्ना उसे भरोसा दिलाता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो संभाल लेगा। फिनरल उस विलेज में पोर्टल नहीं बना सकता क्योंकि उसने वहां पहले कभी कदम नहीं रखा, और एस्टा व नोएल मैजिक ब्रूमस्टिक पर उड़ नहीं सकते, इसलिए मैग्ना उन्हें अपने कस्टमाइज किए गए ब्रूम क्रिम्सन साइक्लोन पर ले जाता है। राइड काफी टर्बुलेंट होती है, लेकिन उसी दौरान कुछ रहस्यमय लोग भी सॉसी पहुंचते हैं एक मैजिक स्टोन की तलाश में। उनमें से एक है एक आदमी जिसके चेहरे पर स्कार है और जो आइस मैजिक में एक्सपर्ट है। सॉसी के आउटस्कर्ट्स में कुछ वाइल्ड बोर्ड्स को निपटाने के बाद मैग्ना आस्था और नोएल को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, कैसे वो एक ट्रबल मेकिंग डेलिंक्वेंट था, लेकिन मेयर सेही ने उसे रास्ते पर लाया और मैजिक नाइट बनने के लिए मोटिवेट किया, भले ही वो एक पेजेंट था। जब वो विलेज के पास पहुंचते हैं, मैग्ना मिस्ट देखकर डर जाता है जो पूरे टाउन को घेर चुका होता है। वो आस्टा से कहता है कि वो अपनी ब्लैक ब्लेड से मिस्ट को काटे और तीनों सिटी सेंटर की तरफ बढ़ते हैं जहां वो विलेजर्स को बचाते हैं जो आइस शार्ट से घायल हो रहे होते हैं। वहां उनकी भिड़ंत हीथ नाम के स्कार फेस्ड आदमी से होती है जो 3 और मेजर्स के साथ होता है और उन्हें खत्म करने की धमकी देता है। जब हीथ विलेजर्स को लोली बीस्ट्स कहता है तो आस्था और मैग्ना दोनों को गुस्सा आता है और वो कस्में खाते हैं कि वो उन्हें अपनी जान देकर भी बचाएंगे। हीथ आस्था की एबिलिटी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी मैजिक को भी काट पा रहा है, तो वो विलेजर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है। मैग्ना और आस्था पूरी ताकत लगाकर विलेजर्स को डिफेंड करते हैं, लेकिन हीथ का अटैक बहुत भारी पड़ता है। मैग्ना की मैजिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन आइस मैजिक अनस्टॉपेबल लगती है। हीथ कहता है कि अगर वो लोग विलेजर्स को छोड़ दें तो वो उन्हें जाने देगा। नोएल एक पल के लिए सोचती है कि शायद वो आस्था और मैग्ना के लिए बोझ बन रही है, लेकिन तभी एक छोटी लड़की उसकी स्कर्ट का पल्लू पकड़कर कहती है, प्लीज सेव अस। और उसी पल नोएल को नई ताकत मिलती है। उसकी ग्रिमोयर में एक नया स्पेल अनलॉक होता है, सी ड्रैगन्स लेयर। वो एक ह्यूज स्वर्लिंग वॉर्टेक्स ऑफ वाटर कास्ट करती है जो उसे और आसपास के विलेजर्स को प्रोटेक्ट करता है। हीथ नोएल की ताकत देखकर शॉक्ड रह जाता है और चाहे जितने भी आइस शार्ट्स फेंकता है वो बैरियर के अंदर घुस नहीं पाते। आस्टा को मौका मिलता है काउंटर अटैक का, लेकिन हीथ स्मार्टली एक आइस स्ट्रिप फेंकता है जिससे आस्टा फिसल जाता है। हीथ फिर बैरियर की ओर बढ़ता है और उसे धीरे धीरे जमाना शुरू कर देता है। मैग्ना जानता है कि हीथ का नेचुरल एडवांटेज आइस है और उसका मैजिक उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। आस्टा वापस आता है और दोबारा हीथ पर हमला करता है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती।
मैग्ना आस्था की रिलेंटलेस कोशिशों से इंस्पायर्ड होकर बैरियर से बाहर आता है और अपना अल्टीमेट अटैक चलाता है, प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट, एक बड़ा फ्लेम बोल्ट बराज। हीथ उसे भी रिपेल कर देता है और जब सब हार मानने ही वाले होते हैं, आस्था अचानक हीथ के पीछे प्रकट होता है और अपनी ब्लैक ब्लेड से फ्लेम स्कैटर को रिफ्लेक्ट करके हीथ और उसके साथियों की तरफ भेज देता है। फ्लेम्स खुद ब खुद नहीं बुझते और हीथ डेस्परेटली उन्हें आइस से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था फाइनल ब्लो मारकर उसे हरा देता है। मैग्ना बाकी मेजेस को बांध देता है, लेकिन उनमें से एक भाग निकलता है। आस्था इंजरीज की वजह से कोलैप्स हो और नोएल उसे देखती है और सोचती है कि भले ही वो लाउड और अननोइंग है, लेकिन थोड़ा कूल भी है।